हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले बना दिया है। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग निषेचन से पूर्व जितनी संरचनाएं बनती हैं तथा जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पादपों में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तो तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर तथा मादा जनन अंग संरचनाएं पुमंग और जयान विकसित होते हैं। फ्रेंड्स, आपने भी अगर पुष्प देखा ही होगा तो आपने देखा होगा पहले पौधा में ऊपर आपको पता चल जाता है कि अब इसमें पुष्प आएगा। कैसे पता चलता है? एक पहले कोढ़ी बनता है, एक छोटी संरचना, उसमें बाद में विभेदन होता है, उसमें पत्ती बनती है। पत्ती बनने के बाद वो और विकसित होता है, उसमें कुछ पंखुड़ियां बन जाती है पुष्प में ऐसी, और ये पंखुड़ियां बन करके विकसित हो जाती है। इसमें कुछ पराग कण विकसित हो जाते हैं ऐसे, ये सब पराग कण, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुष्पासन, ये सारे कुछ विकसित हो जाते हैं, तब जाकर के ये पुष्प बनता है। तो ये सब तो आप देख करके पहचान गए होंगे कि यहाँ से पुष्प का विकास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और विभेदित एवं विकसित होती है। याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग का तथा जयांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपको बता ही दिया और आपको याद भी होगा कि जो पुंकेसर होता है वो क्या करता है, नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो जयांग है वो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब हम जानते हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा पराग कणों के बारे में कि उनका विकास कैसा होता है, उनकी संरचना कैसी होती है। हम सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए अब ठीक है, और थोड़ा छोटा। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक पुंकेसर दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए एक क्या है, ये पुंकेसर है, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पुंकेसर है। जो ऊपरी वाला परत है ये वाला, इसे हम कहते हैं परागकोश, और जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं पराग तंतु। क्या कहते हैं जी? पराग तंतु हम कहते हैं इसे, पराग तंतु, ठीक है। और अगर हम इस पराग कोश को काट दें यहाँ से और तब हम ऊपर से देखें तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। इसमें आपको देख रहे हैं कि बीच से एक कटा हुआ जैसा है, उसमें दो कक्ष हैं, यानी इसमें 4 कक्ष होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो गोल गोल आपको संरचना दिखाई दे रही है, यही है पराग कण। जो गोल गोल संरचना वो क्या है, पराग कण है। और ये गोल गोल आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पराग कोश है, इसे ही हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। जो 4 कोश होते हैं और सबको कहेंगे हम लोग पराग कोश। जो नीचे वाला होगा उसे हम कहेंगे पराग तंतु। तो पराग कण कहाँ रहते हैं? पराग कण रहते हैं किसमें? पराग कोश में। पराग कोश कहाँ रहता है? तो ये रहता है तंतु के ऊपर, ठीक है, पराग तंतु के ऊपर रहता है। पराग तंतु कैसी होती है? तो सॉरी, पराग कोश कैसा होता है? तो पराग कोश द्विपालित होता है। द्विपालित यानी 2 भागों में बटा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विपालित होता है, तो जिसे हम द्विकोष्ठी भी कहते हैं। तथा इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ये 4 कक्ष आप देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पराग कोश एक 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें चारों कोनों पर लघु बीजाणुधारी समाहित होते हैं, जो प्रत्येक पाली में 2-2 होते हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर के पराग पुट्टी का निर्माण करती है। यह अनुलंबवत एक पराग कोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। मैंने ये आपको दिखाए थे, पराग कण थे,
इसको अगर यहाँ से काटते हैं तो आपको कैसी संरचना दिखाई देती है, ऐसी। इसमें एक कोष्ठ यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4 कोष्ठ है। इसलिए हम कहते हैं जो परागकश होता है वो चतुष्कोणीय होता है। प्रत्येक कोण पे ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है इसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर परागपुटी होता है जो बाद में विकसित होकर के परागकण बनाता है। चलिए अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई के प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। आप 2.3 ब में देखेंगे, उससे मैं आप दिखाता हूं अभी। इसमें 4 भित्ति होती है। पहली भित्ति होती है वो है बाह्य त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी होती है एंडोथेसियम या अंतस्थियम कहते हैं इसे। तीसरी होती है मध्य परत और चौथी होती है टेपिटम। बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है, यानी ये लघु बीजाणुधानी का संरक्षण करती है, उनको बचाती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। इनकी संरक्षण करती है तथा प्रकाश कोण में जब स्फुटन होता है उसमें ये मदद करती है और परागकणों को अवमुक्त करती है, उनको बाहर आने देती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। जो सबसे आंतरिक परत है वो टेपिटम है। यह विकासशील पराग कोशों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक से युक्त रहती है। चलिए मैं अब आपको इसकी संरचना को दिखाता हूं और वहीं पे अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे और नंबर में ये एक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है। आप इसको काट करके ऊपर से देखिएगा तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये देखिए आपको परत दिखाई दे रही है। इसको और अगर हम जूम करें यानी बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप से तो ऐसी संरचनाएं देखिए। देखिए इस पे 4 दीवार दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। जो ये है इसे हम अंतस्त्वचा कहते हैं, इसे अंतस्थियम कहते हैं, ये मध्य परत है और ये वाला टेपिटम है। जो टेपिटम होता है वो क्या करता है, जो सबसे पहले परागपुटी होता है उनका ये पोषण देता है, क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य होता है, इसी से ये इनको पोषण देता है। किनको? परागपुटी को ये पोषण देता है। यही बाद में विकसित होते हैं। तो ये लघु बीजाणुधानी है या मातृ कोशिका है। मातृ कोशिका में लघु बीजाणु बनते हैं और यही लघु बीजाणु यानी परागपुटी बाद में विकसित होते हैं तो परागकण का निर्माण कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये परागकोश का अनुप्रस्थ काट है जो ऊपर से देखेगा। इसको अगर हम जूम करें तो ऐसा दिखाई देगा। जूम करने पे ये चारों त्वचा है और जो सबसे अंदर टेपिटम है उसमें कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है और इसी पोषण के सहारे ये विकसित होते हैं और बाद में परागकण बनते हैं। अगर यह और पूर्ण विकसित अगर एक हम स्फुटित बीजाणुधानी को देखें तो आप यहाँ पे देखिएगा इसकी ऐसी संरचना होती है। ये वाला कक्ष है, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है, 4 कक्ष हो गए और इसमें देखिए ये परागकण है जो कि पूरा विकसित परागकण होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणु जनन उत्तक होते हैं लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में स्थित होता है। जो बीजाणु जनन उत्तक होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में, यानी उसके बीचों बीच में खत्म होता है। आपने यहाँ तक देखा लघु बीजाणुधानी की संरचना, क्रिया, वो कैसे होता है और क्या कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा लघु बीजाणु जनन के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।